प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा छठी के दूसरे पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोगों ने पाठ दूसरे का 5वां पेज नंबर का अंतिम पढ़ा था। वहीं से मैं फिर पुनः शुरू कर रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ करके मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिए और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। साथ दोनों मित्रों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उन लोगों के बहुत दिन से जो प्रेम चल रहा था उस प्रेम का स्वरूप दिखाई दिया। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था बायां, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या यह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? यहाँ लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका दायां हाथ ही नहीं जो इतनी सुंदर लिखावट लिखते हैं। उनकी लिखावट की सुंदरता बाएं हाथ से संभव नहीं थी। ये कई प्रकार के प्रश्न उनके मन में कौंधने लगते हैं। वास्तव में मनुष्य जब ऐसी परिस्थिति में आता है तो उसके मन में प्रश्नों की झड़ी सी लग जाती है। मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ इस रचना में लेखक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि मनुष्य का जीवन एक पहेली है। किसके साथ कब कौन सी घटनाएं घट जाए, कब वो किन परिस्थितियों में पहुंच जाए, ये जानना संभव नहीं है। किंतु मनुष्य अगर चाहे तो हर स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन को सुखी बना सकता है। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। अर्थात उन्होंने उनके मन के प्रश्न को समझ लिया। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में ही होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। यहाँ मैं बच्चों को एक बात और भी बताना चाहूंगा कि दाएं का अर्थ होता है राइट साइड और बाएं का अर्थ होता है लेफ्ट साइड। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। यहाँ बच्चे मोर्चे का अर्थ समझ लें कि जब कोई युद्ध होता है या एक देश दूसरे देश की सीमा पर जब लड़ने के लिए जाता है तो उसका जो अंतिम छोर होता है उसे मोर्चा कहते हैं। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। उन्होंने एक दुर्घटना का जिक्र किया है कि युद्ध करते समय उनके बगल में ही जमीन के अंदर गड़ा हुआ बम फटा और उस बम से इनका दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा? सरकार जब लोगों को भेजती है, खास करके आर्मी वाले लोगों को, तो उनको सुविधा दी जाती है। हर विभाग में हर जगह उनका आरक्षण भी होता है, उनसे उनकी राय ली जाती है। मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया।
मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे। वे सभी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, यहाँ दक्ष का अर्थ होता है कुशल, निपुण, मतलब अभ्यास करते करते जब वो उसमें सफल हो गए तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। वो एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे। यहाँ पर एक बात समझ लेना जरूरी है कि बच्चों के जीवन के लिए ये जो बात यहाँ बताई गई है वो बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी विषय का हो। किंतु अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके अंदर संकल्प होना चाहिए। इसलिए एक दोहे में कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। कठोर पत्थर के ऊपर कोमल रस्सी भी अपना निशान बना देती है। ये तभी संभव होता है जब वो उसके माथे पर बार बार जाती आती है, लगातार अभ्यास करती है। इसलिए संसार में अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास। हमारी कमजोरी क्या है कि हम तो जब हमें समझाया जाता है कुछ समय अभ्यास करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। किंतु कुछ ही समय अगर उस कार्य को लगातार करते रहें तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। एक प्रश्न का उत्तर भी है। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। अर्थात जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो पहले वो अक्षर टेढ़े मेढ़े हुए, फिर वो दूर दूर हो गए, फिर वो अलग अलग अक्षर हुए, फिर उनमें थोड़ा सा सुधार हुआ, फिर वो गोल गोल सुंदर अक्षर बनने लगे। और इसके बाद निरंतर अभ्यास करने के बाद ऐसा लगा जैसे वो सांचे में बने हुए अक्षर हों, एक बराबर एक जैसे अक्षर, जिसमें लिखावट की अपूर्व सुंदरता थी। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, जो मैंने अभी बताया, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। अर्थात उन्होंने उससे विदा लिया और वो अपने घर की तरफ चले गए। तो बच्चे, इस पाठ से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास संकल्प शक्ति हो और हम निरंतर अभ्यास करें, एक दिन के अभ्यास से नहीं, निरंतर अभ्यास करने से हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है तथा हम किसी भी विषय में पारंगत हो सकते हैं। इस पाठ का पूर्व में दिया हुआ कार्य था रेखांकित शब्दों को। तो आज भी जो रेखांकित शब्द हैं, उन रेखांकित शब्दों को आप अपने अभिभावकों की सहायता से श्रुतलेख लिखेंगे तथा आज का नया गृह कार्य इसमें है। इस पाठ में जितने भी अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हैं उनको चुन करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।